हेलो डियर लर्नर्स, बिगिनर्स टू प्रो इंग्लिश ग्रामर कोर्स के क्लास 2 में आपका स्वागत है। पहले हम कल की क्लास को रिकैप कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को सीखेंगे। ठीक है? आज की क्लास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य को समझने के बारे में। अभी कुछ दिनों तक जो भी क्लासेस होंगे, उनको बड़े ही ध्यान से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल समझ को बढ़ाएगी। बिना इसके समझ के अंग्रेजी को सीखना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ आपको कभी भी किसी नई चीज़ को आप लर्न कर रहे होते हैं, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने ही विचारों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, यानी चीज़ों को सोचना है, समझना है, तभी आप नई प्रकार की चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है? तो अपने आप को खुला छोड़िए, नए विचारों के लिए और एक नए तरीके से अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी ग्रामर को देखना शुरू करें। मुझे उम्मीद है आपको इस क्लास के बाद बहुत मज़ा आएगा, है ना? क्योंकि ये क्लास आपके सेंटेंस के संबंध में जो भी आपकी समझ है, उसको बहुत ही ऊँचे लेवल पे ले जाने वाला है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कल की क्लास का हम रिकैप करते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या सीखा था। कल के क्लास में हमने सीखा था कि इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा अपने आप में अलग है। इन दोनों भाषाओं का नेचर अलग है। अच्छा, ये बात हमें जानना क्यों ज़रूरी है? हमें ये बात इसलिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। अगर हिंदी भाषी हैं, अगर हिंदी और अंग्रेजी के बीच के फ़र्क को ठीक-ठीक नहीं समझ पाए, तो हमारी अंग्रेजी की लर्निंग की जो प्रोसेस है, वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी, ना ही हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएँगे। इसीलिए आपको ये अंतर हमेशा ध्यान में रखना है। हमने क्या बताया था वो अंतर? उस अंतर को एक नाम दिया जाए, हम उसको नाम देते हैं वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर, ठीक है? ये वर्ड ऑर्डर क्या है? ऑर्डर माने होता है कर्म, मतलब कोई चीज़ किस कर्म में लगाई गई। जैसे कि आपने अपने किताबों को या लाइब्रेरी में बुक्स को आपने देखा होगा कि एक कर्म से उनको रखा गया है, ठीक है? ठीक उसी तरह से वर्ड ऑर्डर होता है, यानी अंग्रेजी में शब्दों को एक क्रम में रखा जाता है, एक के बाद एक के बाद एक। हिंदी में होता क्या है कि हम शब्दों को इधर-उधर भी करें, मतलब एक वाक्य में शब्दों के स्थान को बदल भी दें, तो अर्थ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। उसका कारण भी मैंने बताया, क्योंकि हिंदी में विभक्तियाँ होती हैं, जिससे हमें शब्दों को पहचानने में आसानी हो जाती है। जैसे राम ने रावण को मारा, ने और को वो विभक्तियाँ हैं, जो ये हमें बताती हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। लेकिन अंग्रेजी में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इसीलिए अंग्रेजी के शब्दों को देख कर के केवल हम ये पहचान पाएँ कि वो सेंटेंस में कौन-सा काम कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। इसीलिए हमें अंग्रेजी में स्थान को पहचानना है, शब्दों को नहीं पहचानना है, हमें स्थान को पहचानना है। यानी कौन-सा वर्ड किसके बाद आ रहा है, किसके पहले आ रहा है, इससे उस शब्द की प्रकृति तय होती है। मतलब वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ये बात तय होती है। इसी को हम कहते हैं वर्ड ऑर्डर, ठीक है? चलिए, आगे शुरू करते हैं क्लास को। क्लास की शुरुआत करते हैं हम सेंटेंस से, क्योंकि आज हम लोग सेंटेंस सीखने वाले हैं। तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें और नई चीज़ों के लिए अपने दिमाग को खोलें, ठीक है? चलिए, देखिए सेंटेंस बनता कैसे है? पहले इस प्रोसेस को आप समझिए, सेंटेंस बनेगा कैसे? सेंटेंस को अगर हम बनाना चाहें, तो हमें शब्द चाहिए और शब्दों को हम एक साथ जमाते हैं, यानी उनका ग्रुप बनाते हैं, तो हमें सेंटेंस बन जाता है, ठीक? इतनी सी बेसिक सी बात। अब एक बात और मुझे बताएँ कि क्या अगर हम वर्ड के ग्रुप को बनाएँ, तो क्या केवल सेंटेंस ही बनता है या और भी कुछ बनता है? तो जब हम शब्दों के समूह को बनाते हैं, तो 3 चीज़ें बनती हैं, फ्रेज़, क्लॉज़ और सेंटेंस। ये 3 चीज़ें बनती हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स से। अभी हम एक-एक करके फ्रेज़, क्लॉज़ और सेंटेंस को बहुत ही अ, डीप एनालिसिस करेंगे कि ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं और ये कैसे बनते हैं। और हम इन पर भी प्रयास करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ
कि इनको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है? फिलहाल के लिए हम एक वाक्य में जिन स्थानों की हम बात कर रहे हैं कि वाक्य में स्थान होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उन प्लेसेस पे शब्दों को रखा जाता है। तो हम पहले एक वाक्य में आने वाले प्लेसेस को एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे, है ना? ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग प्लेसेस के लिए हो जाए, फिर वापस आने के बाद हम फ्रेज़, क्लॉज़ को भी बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करें। चलिए, अब आप इमेजिन करिए कि वाक्य जो होता है, वो इंटरव्यू पैनल की तरह होता है। अब इंटरव्यू पैनल क्या है? अभी मैं आपको बताया कि वाक्य में प्लेसेस होते हैं। तो वाक्य में मुख्य रूप से 4 प्लेसेस होते हैं, 4 स्थान होते हैं, 4 स्थान होते हैं। मान लीजिए ये 4 चेयर हैं, अभी इस पे राम बैठा है, कल को इस पे मोहन बैठेगा, है ना? उसके बाद कोई भी और आके बैठ सकता है, लेकिन ये प्लेस किसके लिए है? सब्जेक्ट के लिए है। तो राम बैठे, मोहन बैठे, सोहन बैठे, कोई भी बैठे, ये प्लेस सब्जेक्ट ही है। यानी वो भी आएगा तो सब्जेक्ट ही कहलाएगा, दूसरा कोई भी इस जगह पे बैठेगा तो सब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो ये सेंटेंस के वो प्लेसेस हैं, जिनके ऊपर हम शब्दों को रखते जाते हैं और हमें नए-नए तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं, वो बात आप भी समझिएगा। 1 मिनट मैं इनको थोड़ा-सा इरेज़ कर लूँ, है ना? चलिए, अभी एक बात आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना? कि ये जो फाइनाइट वर्ब आपको दिख रहा है, इस पैनल का हेड है। इंटरव्यू पैनल क्या होता है थोड़ा-सा आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं ये समझा दूँ कि जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपके सामने वो लोग जो डेस्क लगा कर के बैठे होते हैं टेबल के उस साइड जो लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इंटरव्यूअर्स, उनके बैच को माने उनके ग्रुप को हम पैनल बोलते हैं, ठीक है? तो ये इंटरव्यू पैनल है, एक सेंटेंस इंटरव्यू पैनल है। इनमें 4 सीट है। कौन-कौन सी सीट है? सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जिनमें ये फाइनाइट वर्ब की जो सीट है, वो इस पैनल का हेड है। यही डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है। दूसरा, ये जो सब्जेक्ट है, इसे हम बोलते हैं सब हेड, यानी कि हेड तो ये भी है, लेकिन ये उप प्रमुख है। फाइनाइट वर्ब प्रमुख है और सब्जेक्ट उप प्रमुख है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बिना ये पैनल नहीं बनेगा। यानी कि अगर एक सेंटेंस है, बना हुआ है, तो उनमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक है। इनके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। फिर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये दोनों ऑप्शनल है। ये पैनल में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनके होने न होने से सेंटेंस के अस्तित्व पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, एक बार ठीक से समझें मैं क्या कह रहा हूँ कि एक इंटरव्यू पैनल को इमेजिन करें कि एक सेंटेंस है, उनमें 4 चेयर्स रखे हुए हैं और इस 4 चेयर पे कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, यानी कि सेंटेंस में जो 4 खाली स्थान हैं, उन पर हम कई तरह के शब्दों को रखते हैं, तो हमें नए-नए तरह के सेंटेंस मिलते हैं। यही तो अंग्रेजी है ना? तो इनमें से 2 जो सीट हैं, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के, ये हेड और सबहेड है। हालाँकि फाइनाइट वर्ब प्रमुख है, लेकिन सब्जेक्ट भी सबहेड है। यानी कि एक सेंटेंस में इन दोनों का होना आवश्यक है, इन दोनों के बिना बात नहीं बनेगी। अब हम क्या करते हैं कि एक-एक करके हम सभी को डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये फाइनाइट वर्ब है, तो दरअसल ये फाइनाइट वर्ब है क्या? क्या काम करता है? क्या-क्या बात करता है? क्या-क्या बताता है? इन सभी बातों को डिटेल में समझने की कोशिश करें और हम इन्हें पहचानने की भी कोशिश करें। कुछ दिनों तक क्लासेस में केवल हम पहचानने का काम करेंगे, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम एक इंग्लिश के सेंटेंस में जितने वर्ड हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। अगर एक बार हमारी आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसके लिए मैं एक्चुअली 2 चैप्टर पढ़ाता हूँ, है ना? जिनसे आपको ये आइडेंटिफिकेशन 90% कंप्लीट हो जाता है। आप किसी भी सेंटेंस के एक-एक वर्ड को आप इज़िली पहचान लो। पहला चैप्टर है सेंटेंस और दूसरा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच।
ठीक है? तो चूँकि ये नया है आपके लिए, तो थोड़ा-सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करेंगे। एक बार आप अपने से बताएँ कि एक सेंटेंस के लिए कितनी खाली स्थान होते हैं, यानी कितने प्लेसेस होते हैं? बोलिए। सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हेड कौन होता है? फाइनाइट वर्ब। सबहेड कौन होता है? सब्जेक्ट। यानी कि इन दोनों के बिना सेंटेंस नहीं हो सकते। सेंटेंस अगर है, तो ये दोनों उपस्थित होंगे ही होंगे, है ना? बाकी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, ये ऑप्शनल है। ये नहीं भी रहे पैनल में, तब भी काम पैनल का चलेगा। चलिए, पहले हेड से हम शुरुआत करते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब क्या है? प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि इट इज़ द हेड ऑफ सेंटेंस, विदाउट इट सेंटेंस कांट बी मेड। कह रहा है कि ये सेंटेंस का हेड होता है। मतलब अगर एक इंटरव्यू पैनल है, तो उस पैनल का हेड कौन है? फाइनाइट वर्ब। ठीक उसी तरह सेंटेंस का हेड है फाइनाइट वर्ब। इसके बिना सेंटेंस की कल्पना नहीं करी जा सकती। सेंटेंस का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। ठीक है? दूसरी बात इसके बारे में, इट गैदर्स अदर्स लाइक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू फुलफिल इट वर्क। कह रहा है कि ये अपने हिसाब से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को चुनता है। यानी कि एक सेंटेंस में कभी आपको ये पता करना पड़े कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कौन है। अगर मैं लिख दूं कि राम किल्ड रावण, अब इस सेंटेंस में आपको पता करना हो कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो हम कैसे पता करेंगे? पता करने के लिए हमेशा हमें सहारा लेना पड़ेगा किल्ड का। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज किया, हु किल्ड? तो आपको जवाब मिलेगा किसने मारा? राम ने मारा। फिर इससे पूछेंगे किल्ड हूम, माने किसको मारा, है ना? तो जवाब मिलेगा रावण को मारा। यानी कि हम सवाल किससे पूछ रहे हैं? फाइनाइट वर्ब से। यानी कि हम हेड से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तुम बताओ कि तुमने सब्जेक्ट किसको बनाया है, ऑब्जेक्ट किसको बनाया है? तो बताएगा कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि कहीं कुछ भी लिखा हुआ है, उसमें हम अगर पहचान पाएँ कि इस लिखे हुए सेंटेंसेस में कितने फाइनाइट वर्ब हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा एक्चुअल में उस लिखी हुई बात में कितने सेंटेंसेस शामिल हैं। ये बड़ी काम की बात है, इसे आप ध्यान रखें, क्योंकि हमेशा हम सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करते हैं। कई बार हमेशा हमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें कई सारे सेंटेंस आपस में उलझे होते हैं। अगर ये बात आपको यहाँ याद रहेगी, तो आगे चल के जब हम स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस को पढ़ेंगे कि कितने तरह के स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस होते हैं, तो वहाँ आपको ये बात बड़ी काम आएगी। तो फिर हमने क्या सीखा कि एक जगह में एक अगर सेंटेंस हमें दिख रहा है बड़ा-सा, उसमें जितने फाइनाइट वर्ब होंगे, उस सेंटेंस में उतने सब सेंटेंसेस और भी सेंटेंसेस शामिल होंगी। यानी कि अगर एक जगह एक चीज़ लिखा हुआ है, उसमें हमने देखा कि 5 फाइनाइट वर्ब्स हैं, यानी कि वहाँ सेंटेंस की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। अगर हम कहें कि 2 फाइनाइट वर्ब दिख रहा है, तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस वहाँ कितनी होगी? 2 होगी। चलिए, चौथा नंबर क्या है? इट टेल्स द स्टेटस ऑफ वर्क इनसाइड द सेंटेंस। अब कह रहा है कि एक सेंटेंस में काम होता है। जैसे मैंने लिखा था, राम किल्ड रावण, ये बात लिखी थी। यहाँ पे ये किल करने का जो काम है ना, इसी को ये कह रहा है वर्क। किल, किल क्या है? एक काम है, कार्य है। तो कह रहा है इस कार्य का स्टेटस बताता है। स्टेटस माने कि अवस्था बता रहा है, ये काम की अवस्था कैसी है? अभी जारी है या खत्म हो गई या होने वाली है ना? इस तरह की बातें ये बताता है। कौन बताता है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को देख के आपको पता चलेगा ये जो काम है, ये हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। इसके अलावा फाइनाइट वर्ब एक और काम करता है, वो उस काम के होने का समय के बारे में भी बताता है। ऐसे टाइम इंग्लिश में 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसके बारे में भी कौन बताता है? फाइनाइट वर्ब। ठीक है? आगे चलते हैं। फिर कहता है कि ये 4 बातें हैं, ठीक है ना?
इट टेल्स इनसाइड द सेंटेंस ऑनगोइंग फिनिश्ड और ये ठीक बात है। चलिए, अब मैंने आपको ये 4 बातें बताई। हालाँकि ये देखिए ये बातें रिपीट हो गई हैं, है ना? ये सेम बातें थी, ठीक है? तो फिर से आप बोलिए मेरे साथ कि फाइनाइट वर्ब के बारे में ये 4 मूल बातें हैं। पहली बात कि हेड ऑफ सेंटेंस होता है, इनके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। दूसरा कि अपने हिसाब से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को एम्प्लॉय करता है, मतलब अपने साथ रखता है। अगर इनके बारे में कुछ भी हमें पता करना हो तो कौन बताएगा? फाइनाइट वर्ब बताएगा। कहीं भी नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंटेंसेस, जितने फाइनाइट वर्ब होंगे उतने सेंटेंसेस होंगे। चौथा, जो सबसे जरूरी बात है वो ध्यान रखना है, फाइनाइट वर्ब का काम क्या है? उसका काम है कि वो ये बताए कि वाक्य में जो काम है वो उसकी अवस्था क्या है? मतलब काम जारी है, काम खत्म हो गया क्या, या काम बाद में होने वाला है? और समय भी बताता है उस क्रिया का, कि उस क्रिया का समय क्या है? क्या वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है? मतलब कब ये काम हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी कौन देता है? फाइनाइट वर्ब देता है। अच्छा, एक बात आप सोचते होंगे कि ये इतनी सारी जानकारी कैसे दे देता है? जबकि सेंटेंस के और भी सारे जो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। जबकि ये फाइनाइट वर्ब आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि काम की अवस्था क्या है और काम कब हो रहा है। ये दोनों बातें बता रहा है। तो ये बता कैसे पाता है? दरअसल ये बता पाता है अपने रूप में परिवर्तन करके, चेंजिंग इन फॉर्म, अपने रूप में ये परिवर्तन करके हमें बताता है। ठीक है? इस बात को हम अगले स्लाइड में सीखेंगे कि कैसे वो परिवर्तन करता है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानते हैं एक सेंटेंस में। क्योंकि इतनी बातें, इतना ज़रूरी अगर एक सेंटेंस का हिस्सा है ये, तो हमें तो पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने पर भी हम काम करेंगे। और इस क्लास के खत्म होते-होते आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक सेंटेंस है, उसमें हम फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानें। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है? इन्हें पहले देखते हैं। जैसे मैंने कहा राम किल्स रावण, राम इज़ किलिंग रावण, राम किल्ड रावण एंड राम विल किल रावण। आप देखोगे इन चारों सेंटेंस में राम, राम, राम कॉमन है, रावण, 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 रावण कॉमन है। केवल एक चीज़ बदल रही है, वो है किल के फॉर्म। किल के फॉर्म में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस परिवर्तन से एक तो हमें टाइम का पता चलता है और दूसरा स्टेटस ऑफ वर्क, काम क्या है। जैसे मैं अगर कहूँ कि राम किल्स रावण, हालाँकि ये लिखा है फिनिश्ड है, लेकिन ये रेगुलर होने वाला काम और रेगुलर होने वाला काम, है ना? ये लगातार हैबिट में रेगुलर होने वाला काम, ठीक है ना? तो हमें स्टेटस ये भी दिख रहा है कि ये रेगुलर होने वाला काम है, किसी की हैबिट है ये, और हमें ये भी दिख रहा है कि उसका समय क्या है, प्रेज़ेंट है। हमने देखा कि राम इज़ किलिंग रावण, इस रूप में आने से हमको ये पता चल गया कि ये काम कैसा है, ऑनगोइंग है, जारी है, और हमें ये देखने को पता चल गया कि इसका टाइम क्या है, प्रेज़ेंट है। फिर हमने देखा कि इसमें परिवर्तन होने से हमें ये पता चल गया कि ये काम हो चुका है और ये बात पास्ट की है। फिर इसमें परिवर्तन देखने से हमें ये देखने को मिला कि ये काम पेंडिंग है, माने भविष्य में कभी होगा, और ये बात भविष्य का है ना? तो आपको अब स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ये जो फाइनाइट वर्ब है, अपने फॉर्म में चेंजिंग लाता है, और इस चेंजिंग को लाने से 2 चीज़ें हमें बताता है। एक तो काम की क्या स्थिति है और दूसरा काम के होने का समय क्या है, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अभी आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे इन सेंटेंसेस में, है ना? फाइनाइट वर्ब कौन-सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन-सा है। कई बार आपको देखने को मिलता है कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब नहीं होता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप इसे देखें। ही वेंट देयर टू इन्फॉर्म मोहन, या इन्फॉर्म मी, सॉरी, इन्फॉर्म मी। आप देखेंगे कि ये भी हमारा वर्ब है, और इन्फॉर्म माने किसी को सूचित करना, ये भी हमारा वर्ब है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में एक ही वर्ब होते हैं, सेंटेंस में कई सारे वर्ब आते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सा वर्ब फाइनाइट वर्ब है? ये भी जानना ज़रूरी है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कौन से वर्ब के रूप में परिवर्तन देखने को मिल जाता है?
वो है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब अपने रूप में परिवर्तन क्यों करता है? क्योंकि उसे काम की अवस्था, स्टेटस ऑफ वर्क एंड टाइम यानी समय को बताना होता है। अगर वो अपने रूप में परिवर्तन ना करे, तो ये 2 चीज़ें हमें कभी भी पता नहीं चलेगी, जबकि ये 2 चीज़ें पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब आप देखेंगे, इस स्लाइड को देखते हैं। इस बात को हम ध्यान से देखते हैं, ये चारों चीज़ों, ठीक है? राम गोज़ टू स्कूल टू स्टडी। देखिए तो, ये एक वर्ब है और गोज़ एक वर्ब है। फिर मैंने कहा कि राम विल गो टू स्कूल टू स्टडी। राम वेंट टू स्कूल टू स्टडी। इसको ऐसे काट के लिख दें, हैव गॉन टू स्कूल टू स्टडी। आप देखेंगे कि इसके फॉर्म में तो परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये क्या स्टडी में परिवर्तन आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये वर्ब कुछ भी हो, स्टडी उसके अनुसार नहीं बदल रहा है। यहाँ कुछ भी परिवर्तन आए, तो स्टडी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, हालाँकि दोनों वर्ब ही हैं। एक वर्ब हमेशा एक जैसे दिख रहा है, लेकिन दूसरे में परिवर्तन आ जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जिस वर्ब में परिवर्तन संभव है, जिस वर्ब के फॉर्म में चेंजिंग संभव है, जिसके फॉर्म को हम चेंज कर पाएँगे, उसे तो हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। उसे हम कौन-सा वर्ब बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। और जिनमें परिवर्तन नहीं आए, उसे हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट्स। ठीक है? उन्हें हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट्स। इतनी बात समझ में आई? फिर से वापस आते हैं यहाँ। जैसे ही कॉट द फ्लाइंग बर्ड, एक तो वर्ब यहाँ है, दूसरा वर्ब यहाँ है। ठीक है? एक तो वर्ब यहाँ है, दूसरा वर्ब यहाँ है। एक तो वर्ब यहाँ है, दूसरा वर्ब यहाँ है। आप देखेंगे कि ये कैच के फॉर्म में चेंजिंग आ रही है, लेकिन इस फ्लाइंग के फॉर्म में चेंजिंग आ रही है? नहीं आ रही। तो फिर क्या? तो ये जो जिसमें चेंजिंग आ रही है, वो हमारा है फाइनाइट वर्ब और जिसमें हमें चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है, वो है हमारा नॉन फाइनाइट। अभी अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है ना? कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? अभी हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? फाइनाइट वर्ब को पहचानने में। अब ये नॉन फाइनाइट क्या है? ये आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सभी चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है? तो कोई भी चीज़ होती है, स्टेप वाइज़ होती है, भरोसा रखें, आप कुछ ही दिनों के बाद जब मैं ये 2 चैप्टर फिनिश कर लूँगा, तो अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में 90% शब्दों को आप पहचान पाएँगे कि वो कौन है, उनका फॉर्म क्या है, कैसे काम करते हैं। फिर आपको अंग्रेजी ग्रामर इतनी आसान लगने लगेगी, इतना आपको इंटरेस्ट जग जाएगा इस भाषा को लेकर के, बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में, ठीक है? तो थोड़ा-सा सब्र बनाना है, थोड़ी-सी पेशेंस रखनी है और चीज़ों को सीखते जाना है, ठीक है? अभी एक सवाल मैं आपसे पूछूँ कि ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको क्या एक बात समझ में आई कि ये जो फाइनाइट वर्ब है अपने फॉर्म में चेंजिंग क्यों लाता है? क्योंकि इसे एक तो समय बताना होता है और काम की अवस्था बताना होता है कि काम कैसा है, जारी है, हो चुका है या होने वाला है। तो इन 2 चीज़ों को बताने के लिए वो अपने फॉर्म में परिवर्तन लाता है। लेकिन जो दूसरे वर्ब होते हैं जिनको हम नॉन फाइनाइट्स कह रहे हैं, उनका समय से कोई लेना-देना एक्चुअल में नहीं होता है ना? उनको एक्चुअल में उस समय से कोई लेना-देना नहीं होता है। उनको कार्य की अवस्था से भी ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं होता है। इसीलिए वो, है ना, अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? फिर हम कभी देखेंगे, जैसे-जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, हम नॉन फाइनाइट्स के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल आपके लिए ये एक्सरसाइज़ है कि इसमें आपको पहचानना है कि नॉन फाइनाइट क्या है, फाइनाइट क्या है। एक बार के लिए आप इसे पॉज़ करेंगे और पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मेरे साथ मैं बनाऊँगा और आप समझेंगे। एक-एक करके दसों सेंटेंस को बनाते हैं, फिर आपके लिए होमवर्क रखा हुआ है, आप इसे घर पे करेंगे। कल के वीडियो में हमारी शुरुआत यहीं से रहेगी, ठीक है? चलिए, इंस्ट्रक्शन क्या है हमारा कि आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब। कह रहा है कि आपको क्या करना है, 1 मिनट, जस्ट वेट। ओके, आई थिंक इट इज़ नाउ ओके, ठीक है? हमें क्या करना है कि इस सेंटेंसेस में 2 चीज़ों को पहचानना है, फाइनाइट को और नॉन फाइनाइट। अब ये सेंटेंस पढ़िए, शी इज़ हेल्पिंग हर मदर कुक डिनर।
तो एक तो हमें वर्ब यहाँ देखने को मिला और दूसरा वर्ब हमें यहाँ देखने को मिला, हेल्पिंग, इज़ हेल्पिंग। तो क्या हम यहाँ पे कुक्ड लिख सकते हैं? क्या यहाँ पे हम हेल्प्ड लिख सकते हैं? आप अपने मन में सोचिए। हम यहाँ पे कुक्ड नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे हेल्प ज़रूर लिख सकते हैं। तो यानी कि इसके फॉर्म को हम बदल सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है ना, इज़ हेल्पिंग हमारा कौन-सा फॉर्म है? फाइनाइट है और ये कुक जो है, वो नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये बदलेगा नहीं। अब हम दूसरे सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं। प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट टू स्पीक टू द मैनेजर। अभी आप देखेंगे वेट यानी इंतज़ार करना और स्पीक यानी बोलना, ये 2 वर्ब, ठीक है? तो क्या हम वेट में चेंजिंग कर सकते हैं? एकदम चेंजिंग कर सकते हैं, है ना? तो ये जो वेट है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टू स्पीक में हम चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, टू स्पीक जो है, ये है हमारा नॉन फाइनाइट। अब आता है जैक ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। देखिए यहाँ पे ट्राइज है और यहाँ पे टू है। ट्राई माने कोशिश करना और डू माने काम करना। तो आप मन में सोचिए कि ये ट्राई से ट्राइज बना है, रूप में परिवर्तन हुआ है तभी तो बना है ना? इसीलिए तो ये ट्राइज है। अगर हम यहाँ पे लिख दें जैक हैज ट्राइड तो भी संभव है। जैक हैज ट्राइड टू डू दिस बेस्ट डू हिज बेस्ट, ठीक है? तब भी संभव है। यानी कि यहाँ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन टू डू के साथ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो फिर यहाँ लिखेंगे ये जो ट्राइज है, ये फाइनाइट है और ये टू डू जो है, वो नॉन फाइनाइट है। फिर इसको देखेंगे होप टू ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट ईयर। तो हमारे पास होप माने आशा करना और ट्रैवल माने यात्रा करना। अगर ये होप को होप्ड कर दें तब भी कोई बिगड़ेगा नहीं बात, लेकिन ये ट्रैवल को हम ट्रैवल नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये होप जो है, ये होप्ड जो है ना? सॉरी, ये होप जो है वो फाइनाइट और टू ट्रैवल जो है ये हमारा नॉन फाइनाइट। अब हम करते हैं वी विजिटेड द म्यूजियम टू लर्न अबाउट हिस्ट्री। हमने कहा कि वी विजिटेड टू म्यूजियम। अब एक काम करते हैं, फिर से आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी बातें समझ में आपको नहीं आ रही होगी। हम वापस इस स्लाइड में जाते हैं। देखिए क्या हो रहा था, ये गोज का फॉर्म चेंज हो रहा था, लेकिन ये टू स्टडी का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है? तो आपको मन में ये देखना है कि कौन से वर्ब का फॉर्म चेंज हो सकता है और कौन से वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? विजिट माने होता है कहीं जाना, मिलना, घूमना, है ना? और लर्न का मतलब होता है सीखना। ये दोनों वर्ब हैं, ठीक है? विजिटेड है तो हम यहाँ पे हैव विजिटेड भी कर सकते हैं, है ना? बनाया जा सकता है, लेकिन टू लर्न को टू लर्न नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे विजिटेड जो है फाइनाइट वर्ब है और टू लर्न जो है ये नॉन फाइनाइट है। ठीक उसी तरह से देखेंगे व्हाइल वाचिंग टीवी ही फॉल asleep। अब ये ही फेल asleep। अब ये फेल asleep माने सो जाना होता है ना? हालाँकि फेल माने गिरना होता है, लेकिन फेल asleep का मतलब हो जाता है सो जाना। और वाचिंग ये 2 वर्ब हैं हमारे पास, ठीक है? अब हम ये नहीं कह सकते कि व्हाइल वॉच टीवी, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉल asleep, है ना? बदल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ही विल फॉल asleep, ये भी कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वॉच नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पे फेल जो है वो हमारा क्या है? फाइनाइट है और वॉचिंग जो है वो हमारा नॉन फाइनाइट है, ठीक है? अब हम बात करते हैं वांट, एक वर्ब है और यहाँ पे होता है टू बी माने होना, ये दूसरा वर्ब है। तो आप देखिए वांट को हम वांटेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना? बदला जा सकता है इसके फॉर्म को, लेकिन टू बी के फॉर्म को नहीं बदला जा सकता है ना? इसलिए हम कहेंगे कि वांट जो है वो हमारा फाइनाइट वर्ब है और टू बी जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर आप बात करते हैं कि इस सेंटेंस में क्रिस वर्क्स हार्ड टू मेंटेन हिज फिटनेस, है ना? तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये वर्क्स जो है ये परिवर्तन की हुआ है इसके उसके रूप में। हालाँकि ओरिजिनली तो ये वर्क होता है, लेकिन वर्क्स बन चुका है। लेकिन यहाँ देखेंगे टू मेंटेन माने होता है किसी चीज़ को सुव्यवस्थित रखना, मेंटेन रखना, है ना? वर्क माने होता है काम करना।
ये दोनों वर्ब है, इसमें हम परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, तो जिसमें परिवर्तन हुआ, वो हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ, वो हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है? फिर हम बात करते हैं टीचर एनकरेज अस टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। एनकरेज माने होता है प्रोत्साहित करना और प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना। ये 2 वर्ब है हमारे पास। अभी आप इसके फॉर्म में चेंजिंग देख रहे हैं और इसको और भी बदला जा सकता है, जैसे टीचर है या एनकरेज, है ना? लेकिन टू प्रैक्टिस को टू प्रैक्टिस नहीं कहा जा सकता, ये गलत हो जाएगा। तो अभी एनकरेज जो है, एनकरेज जो है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब, और टू मेंटेन जो है, सॉरी टू प्रैक्टिस जो है, ये हमारा नॉन फाइनाइट। अगला सेंटेंस है ही एग्रीड टू जॉइन द कंपनी। एग्री माने होता है, एग्री माने होता है मतलब आप स्वीकार करना या मान जाना, ठीक है? जॉइन माने होता है शामिल हो जाना, ठीक है? ये दोनों वर्ब है। अभी एग्रीड का रूप चेंज हुआ है, हम इसको हैज एग्रीड भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन टू जॉइन को टू जॉइन नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, है ना? तो एग्रीड जो है, एग्रीड जो है ना? ये हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है, और टू जॉइन जो है, वो हमारा टू जॉइन जो है, वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। हालाँकि कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं, तो उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आपको थोड़ा-सा पेन होता है नई चीज़ को सीखने में, तो कोशिश ज़रूर करिएगा। जो भी अ, डाउट्स होंगे, आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप कमेंट करेंगे, आपको मैं बहुत असिस्ट करूँगा इन सभी चीज़ों में। एक-एक जो भी डाउट होंगे, उन सभी चीज़ों को क्लियर करूँगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं, वो आप कमेंट में लिखें, वहाँ पे मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा, ठीक है? लेकिन लर्निंग के प्रोसेस को ईमानदारी से, ओपन माइंड से सीखने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपके लिए होमवर्क, आप इसे घर पे करेंगे और कल की क्लास इसी से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? एक बार के लिए हम जल्दी-जल्दी रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या-क्या सीखा। आज की क्लास किस लिए थी? आज की क्लास हमारी थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस के कुछ हिस्से को हमने बड़े बारीकी से सीखा, ठीक है? कल के क्लास का हमने रिकैप करा, फिर हमने सीखा कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड बनाएँ तो 3 चीज़ें बनेंगी, कौन-कौन से? बोलिए, फ्रेज़, क्लॉज़ और सेंटेंसेस, है ना? फिर हमने देखा कि सेंटेंस में 4 सीट्स होते हैं, 4 प्लेसेस होते हैं, जिनमें हम अलग-अलग शब्दों को बैठाते हैं। कौन-कौन से प्लेस होते हैं? सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जिनमें से फाइनाइट वर्ब हेड होता है और सब्जेक्ट सबहेड होता है। यानी इन दोनों के बिना हम पैनल को नहीं चला सकते, यानी कि हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते, इनका होना ज़रूरी होता है। फिर हमने देखा कि जो हेड होते हैं उनके कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रिब्यूट्स हैं, मतलब वो कौन-कौन से बात बताते हैं और उनका काम क्या है। तो फाइनाइट महोदय का काम है कि किसी सेंटेंस में जो भी काम हो, जो 4 नंबर पर लिखा है, कोई भी काम हो, सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसकी अवस्था, यानी कि काम जारी हो गया, खत्म हो गया या होने वाला है, इसके बारे में बताना। इसके अलावा ये सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसके समय, यानी कि कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, इनको बताना। इसके अलावा 3 और भी मुख्य बातें हैं इनके बारे में। पहली बात क्या है कि ये सेंटेंस के हेड होते हैं, तो इनके बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता। अगर एक सेंटेंस से इनको हटा दें, तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर सेंटेंस की वैलिडिटी चेक करनी है तो हमें इनसे मिलना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि अगर हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आदि के बारे में पता करना है तो सवाल इन्हीं से करना होगा, यही बताएँगे हम। तीसरा चीज़ कि कहीं भी नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब को देखने से हमें नंबर ऑफ सेंटेंसेस पता चल जाते हैं। कहीं भी जितने फाइनाइट वर्ब लिखे होंगे, उतने ही वहाँ सेंटेंस भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने ये सीखा कि कैसे फाइनाइट वर्ब अपना फॉर्म चेंज करके हमें स्टेटस ऑफ वर्क, यानी कि काम की अवस्था की, काम की मतलब काम कहाँ तक पहुँचा है, और टाइम, यानी कि काम के होने का समय बताता है। ये चीज़ें सीखी। फिर हमने देखा कि एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब भी होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब भी होते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब कई हो सकते हैं और फाइनाइट वर्ब एक ही होगा, सिंगल होगा। अगर उसकी संख्या बढ़ती है, तो वहाँ वाक्य की संख्या भी बढ़ जाती है। यानी कि कई सारे नॉन फाइनाइट आ सकते हैं एक सेंटेंस में, लेकिन एक मात्र आएगा, वो है फाइनाइट वर्ब। ठीक है? और हमें फाइनाइट वर्ब को कैसे पता करना होता है? तो हमें मन में उसके फॉर्म को चेक करना होता है, क्या ये बदल भी सकता है क्या?
तो अगर ये बदल सकता है, तो वो फाइनाइट, और जो नहीं बदल सकता, वो नॉन फाइनाइट। फिर हमने ये 10 क्वेश्चंस करे, जिनमें हमने आपको बताया कि फाइनाइट कौन से हैं और नॉन फाइनाइट कौन से हैं। कई सारे बच्चों को ये करने में थोड़ी-सी मुश्किल होती होगी, लेकिन विश्वास मानिए, जैसे-जैसे आप इस लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएँगे, आपको ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएँगी, ठीक है? आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करें, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, जहाँ हम लोग फाइनाइट वर्ब को पहचानने की जो आपका होमवर्क है, उसको करने के बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही, है ना? अ, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा-सा आप इसे लाइक भी करें, है ना? और अपने कमेंट दें और कोशिश करें कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनसे इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं क्या